आप क्या समझते हैं कि अभी मुस्तकबिल में अगर भारत बांग्लादेशी हुकूमत के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है और एंटी इंडिया सेंटिमेंट इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर चला और उसके नताइज के ऊपर भी असरअंदाज हुआ, अगर ये ऑप्शन रख दिया जाता है कि ताल्लुकात अगर आगे बढ़ाने हैं तो हसीना वाजिद की वापसी को मुमकिन बनाया जाए, तो क्या फिर आप समझते हैं कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट में हसीना वाजिद की वापसी को मुमकिन बना सकता है? अबूरी हुकूमत में तो उन्हें मालूम था कि अब आगे आगे जो आएगी उसका अपना तरीक़ाकार होगा, तो ये मुमकिनात में से है ये ऑप्शन? ये बहुत अच्छा सवाल है जी। देखिए, ये डिपेंडेंट होगा कि कितनी हार्ड लाइनिंग लेती है ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, अगर तारिक रहमान की जो बनती है, प्रो इंडिया या एंटी इंडिया के सेंस में। अगर एक मॉडरेट रहते हैं तो शायद एक वर्केबल बन जाए उनका। लेकिन मुझे ये यकीन है कि वो पाकिस्तान की तरफ एक बहुत पॉजिटिव रखेंगे एक जेस्चर। और लोगों ने, क्योंकि आपने इमोशन देख लिए हैं, अभी रिसेंट क्रिकेट को जो हम मैदान में हिंदुस्तान ले आया, एक पॉलिटिक्स के अंदर ले आया, उसमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हमने की कि हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया और उसको हम्म। स्टैंड लोन नहीं होने दिया। हम्म। एक बात तो आई थिंक बांग्लादेशी लोगों के कि हमारी जो एक जेस्चर्स हैं, और हमारी जाहिर है हम एक मुल्क रहे हैं पहले, पाकिस्तान बनने 71 से पहले, तो उनको ये याद है कि गलतियां जो भी हुई, लेकिन अब उनको न्यू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के मुखालिफ तो डेफिनेटली नहीं चलेगा। तो हमने तो कभी ये नहीं कहा था कि बांग्लादेश हमारी हिमायत में उतर के कोई दुश्मन बन जाए। ठीक है। हम तो चाहते थे कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क हो जो एक न्यूट्रलिटी, अपनी सॉवरेनिटी का दिफा करे और रहे, ताकि इंडिया उसको एक्सप्लॉयटेशन ना करे, और जाहिर है वो हमें अनईजी होता था। तो मुझे लगता है ओवरऑल इंडिया कुछ भी कर सकता है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, डिपेंड करेगा कि तारिक रहमान कैसी पॉलिसियां करते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली, ये मुझे यकीन है कि ये प्रो पाकिस्तान जरूर होंगे। अच्छा, प्रो पाकिस्तान की आपने बात की, मैं ये सवाल आगे चल के करना चाह रहा था। हमारे एग्रीमेंट्स हुए सर उनके साथ, और बहुत सारे लोगों की आरा ये थी कि अगर जमात इस्लामी बरसर इक़्तिदार आती है तो डिफेंस एग्रीमेंट के साथ डिफेंस पैक्ट भी उनके साथ हो सकता है, जैसे सऊदी अरब तर्ज का है। अब बीएनपी अगर आ गई है तो मेरा सवाल बिलखुसूस ये है कि हमारे जो डिफेंस एग्रीमेंट हुए, जो उबूरी हुकूमत ने किए, जिसके ऊपर बांग्लादेश के अंदर एतराज़ात उठाए गए कि उबूरी हुकूमत के पास ये सवाबदीद नहीं है कि वो ऐसे एग्रीमेंट करे, अब उनका मुस्तकबिल क्या नजर आता है बीएनपी के होने की वजह से? देखिए, मेरी तहकीक या मेरे जायजे के मुताबिक ये हमें कोई अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। मेरा ठीक है। ख्याल ये है कि तारिक रहमान साहब के साथ वो सारे एग्रीमेंट जो हुकूमत ने किए हैं हम्म। वो ऑनर होंगे। मेरा मानना ये है कि इंडिया में वो कर ही नहीं सकते, इंडिया के प्रो इंडिया कोई ऐसी पॉलिसी या पाकिस्तान के अगेंस्ट यूटर्न ऐसा करना जो कहें कि ये इंटरिम गवर्नमेंट ने किए थे तो मैं ऑनर नहीं करता, ठीक है। बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी जो उनको मिली है। हम्म। जैसे मैंने कहा कि चाहे वो प्रो पाकिस्तान उनको वोट नहीं मिला, लेकिन एंटी इंडिया जरूर मिला है। ठीक है। तो जब एंटी इंडिया मिला है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो प्रो पाकिस्तान बन जाता है। तो हमारे कहने से नहीं बना ये। हम्म। ये उन्होंने खुद, लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें एक ऐसी लाइन रहता है। और बाय द वे, अगर पाकिस्तान से कोई डिफेंस एग्रीमेंट होता है तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि ये इंडिया के खिलाफ हमने महाज किया हम्म। है। बांग्लादेश अपने नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई एग्रीमेंट करेगा तो वो अपने लिए करेगा, और हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी सॉवरेनिटी को, बिल्कुल डेफिनेटली। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तारिक रहमान जब बनते हैं प्राइम मिनिस्टर तो ये हमारे किसी डिसऑनर करेंगे, किसी अंडरस्टैंडिंग या एमओयूज या अंडरस्टैंडिंग को या परसू नहीं करेंगे। बल्कि मुझे लगता है कि और पॉजिटिवली हम इस पे फॉलो अप करेंगे और ज्यादा हमारी बॉन्डेज बढ़ेगी। ये मेरा मानना है। अच्छा सर, जब एक हादसाती तौर पे या मौजज़ाती तौर पे कोई बड़ी तब्दीली हो, तो उस तब्दीली के बाद चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन चैलेंजेस के लिए आगे बढ़ना, उस पे चलना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब उसके लिए आपका मुखालिफ अगर तगड़ा ना हो तो फिर आपके ऊपर तनकीद कम होती है, अगर वो तगड़ा हो जाए तो फिर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप जमात इस्लामी को बतौर अपोजिशन कितना मजबूत देखते हैं कि जो प्रेशर बिल्ड करके रखे हुकूमत के ऊपर? देखिए, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं तारिक रहमान, अगर वो बनते हैं तो आई थिंक सबसे बड़ा तो उनके लिए चैलेंज ये होगा कि 15-16 साल जो हसीना वाजिद की हुकूमत है, हम्म। जो इन्फिल्ट्रेट हुआ है, उनका एलिमेंट ऑफ लॉयल्टी कह लें या ब्यूरोक्रेसी में कह लें या सिविल आर्म फोर्सेस में कह लें, तो ये बहुत ज्यादा उनको, आई थिंक वो उनको न्यूट्रलिटी की तरफ लाना पड़ेगा, नंबर वन, ताकि वो अपनी स्पीड पे डिलीवरेंस कर सकें। ठीक है। डिलीवरेंस का मतलब ही यही है कि जब तक आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो नौकरशाही या कोई ऐसी स्टैब्लिशमेंट फैक्टर हो जो उनको नजर ना आते हो लोग, अगर वो लोग रेजिस्ट करेंगे तो जाहिर है ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे, और जाहिर है इनको नाकाम करने की कोशिश होगी वो वाली। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक ऑलमोस्ट कल्चरल डेवलपमेंट उन्होंने बाय डिजाइन इनकलकेट किया है, वो कल्चर हसीना वाजिद ने, प्रो हसीना वाजिद। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंजिंग, सबसे बड़ा जो चैलेंज इनके लिए ये होगा पहले। जमात इस्लामी डेफिनेटली कभी स्टैंड लोन बहुत बड़ी पार्टी नहीं रही, एक बात।
और नंबर 2 ज़हन में रखिएगा, उन्होंने कुर्बानियां बहुत दी कतर की जंग से ऑनवर्ड से लेके बाद में बड़े सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो परफॉर्मेंस है उनकी जो सीटों की है, ये हुई है अलायंस के जरिए से 11-12 जमातों ने मिलकर किया है। और 11-12 जमातें अगर पावर में आ जाए तो अपने सर्वाइवल के लिए इकट्ठी रहती हैं, लेकिन जब हार जाएं तो फिर जिसको कहते हैं ना, द डिफीट हैज नो हेड और नो हम्म, ओनर्स ऑफ हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ये डिफीट किसकी वजह से हुई है, फिर तफरके पड़ जाते हैं, फिर आपकी यूनिटी नहीं रहती। वो फिर यूनिटी ऑब्वियसली जिसको कहते हैं डिफीट इज ऑर्फन, बेसिकली शिकस्त का कोई बल्दियत नहीं लेता, कर कबूल करता। और अब यही मुझे लगता है कि अगर वो यूनाइटेड रहे तो मेरे लिए सरप्राइज होगा। अच्छा, सर, आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट अगर देखी जाए, वो गिरी पिछले कुछ अरसे के अंदर। टेक्सटाइल में एशियन टाइगर्स का एक लेबल लगा हुआ था बड़ा अरसा उनके ऊपर। फिर अब वो अगर देखें तो आईएमएफ वाला मामला देखें, फिर अंदरूनी तौर के ऊपर लोगों को एतराज़ क्या था। ये सब ने जो तहरीक चलाई उनको ये था कि हमारे पास नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे अवाम है, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए उनका जो फ्रेमवर्क होगा, क्या वो अगले 2-4 साल में या अगले इलेक्शन से पहले किसी न किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए इस वक्त कैपेसिटी बांग्लादेश में मौजूद है? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अभी हुई है, जो ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले हुई है, जो इंडिया ने साइन किया है ईयू के साथ, जिसको कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट साइन किया है। वो मदर ऑफ ऑल इंडिया इंडिया की फेवर में तो जरूर है, लेकिन वो मुखालिफ किसके इनडायरेक्टली बनता है वो मैं बस कर देता हूं। देखिए, इन्होंने एग्रीमेंट क्या किया है कि बड़ा डिस्काउंटेड रेट या लो टैरिफ पर आपस में ट्रेड करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ। इंडिया की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन मिल गई है पूरे यूरोप को, और यूरोप बाय डिफॉल्ट जो है वो आप देखें एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, वो हम्म, इंपोर्ट बहुत कम करते हैं। हम्म, इंडिया दूसरी तरफ से इंपोर्ट बेस्ड नहीं है, वो बड़ी प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी रही है। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब ये है कि वो कहेंगे कार हम अपनी इस्तेमाल करेंगे, हम फर्नीचर अपना इस्तेमाल करेंगे, बाहर से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक अपनी इस्तेमाल करेंगे। वो ऑल ऑल दैट वाइल अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते रहे हैं बाय रिमेनिंग अ प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी। पहली दफा इंडिया ने खोला है यूरोपियन यूनियन के लिए एक्सेस के, आप आए जनाब, हम आपको बड़ा इंसेंटिव देंगे और हमसे भी आप ले, तो ये विन विन सिचुएशन है। ठीक है। लेकिन अगर बांग्लादेश के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में, श्रीलंका के मुकाबले में इंडिया ऑलमोस्ट जीरो टैरिफ पर यूरोप को कोई चीज देता है म्यूचुअली, तो वो तो हिट तो लगेगी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका को और ज्यादा हिट लगेगी। तो मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए अर्ज किया है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये होगा कि अपना जो पोर्शन है या अपना शेयर है इकोनॉमी में, जो इनका टेक्सटाइल में है, गारमेंट्स में है, वो रीगेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उस पर डिपेंडेंट होगा। सर, चाइना के साथ रिलेशंस जो हैं मुआशी तौर के ऊपर, आप उसका दायरा बढ़ता हुआ देख रहे हैं या उसका दायरा उतना ही देख रहे हैं जितना पहले मौजूद था? क्योंकि इस इलेक्शन से पहले चाइनीज़ एजेंसी, उनके सफरा, उन्होंने जो मुलाकातें की उनमें ज़्यादातर मुलाकातें एनसीपी वालों से या जमात इस्लामी वालों से भी हुई। पसे पर्दा मुलाकातें बीएनपी से हुई, लेकिन वो अयान नहीं हो सकी। तो चाइना की पॉलिसी क्या होगी बांग्लादेश के बारे में, और बांग्लादेश की पॉलिसी क्या देखते हैं? देखिए, चाइना उस तरह पॉजेसिव नहीं है जैसे कोई दो दोस्त होते हैं कि अगर तुमने उससे दोस्ती कर लिया तो मेरे से कुटी हो जाएगी, ऐसा हम्म, नहीं होता है। वो हम्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ये देखते हैं कि इस वक्त मैटर कौन करता है, इस वक्त हमारी नेशनल इंटरेस्ट में कौन सी पार्टी है और पर्सन कौन है, तारिक रहमान है या कोई और है। हम्म। वो ये नहीं देखते कि हमारी हमने जमात इस्लामी को 2 दफा ऑफर की थी और इनको 1 दफा ऑफर की थी, तो अब हमारा, और ना ही तारिक रहमान मेरा ख्याल है इतने नाइव होंगे कि वो कहेंगे कि क्योंकि आपने जमात इस्लामी से ज्यादा राब्ता रखा था, मेरे से कम रखेगा तो मैं आपसे चाइना एक रियलिटी है, हम्म। चाइना एक फैक्ट है। चाइना की बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट इस एरिया में खास तौर पर हैं, और उन्होंने मेंटेन की हुई है, श्रीलंका के साथ भी की, बांग्लादेश के साथ भी की, पाकिस्तान के साथ भी है उनकी। तो आई डोंट थिंक कि इससे कोई फर्क पड़ेगा कि किसको पहले ऑफर किया था। मेरा ख्याल है चाइना ज्यादा अग्रेसिवली आएगा, सही। क्योंकि जो हसीना वाजिद का जो टेन्योर था आखिरी वाला, वो डाइंग डाउन पर उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी गवर्नेंस खराब थी, करप्शन थी, मुजाहरे हो रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, इकोनॉमिक कंफर्ट नहीं था लोगों का, तो बाहर वालों का भी नहीं था। तो जब बाहर वालों का नहीं था तो फिर 18 महीने गुजर गए इंस्टेबिलिटी के अंदर। 18 महीने के बाद अब स्टेबिलिटी आई है, तो चाइना तो डेफिनेटली चाहेगा कि किसी तरह, इवन जिसको कहते हैं ना, विदाउट एनी प्रॉफिट भी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दे जिससे एक स्टेबिलिटी आए और चाइना को एक फुट होल्ड मिल जाए बांग्लादेश के अंदर। तो मैं तो इस तरह देख रहा हूं इसको पॉजिटिव।